अगर तो स्कोप नहीं है इम्प्रूव करने का तो देन व्हाई शुड आई बी वेस्टिंग माय अटेम्प्ट्स, मैं कुछ और कर लूंगा। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ना। और एजुकेटेड यूथ के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज की इंडिया में कमी नहीं है। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। यूपीएससी सीएससी 2020 का रिजल्ट हाल ही में निकला है और हमारी ये कोशिश है कि जो भी टॉपर्स हैं उनकी कहानी आप तक पहुंचाई जाए। आप ये जाने कि सक्सेस के पीछे कितना बड़ा स्ट्रगल होता है और वो स्ट्रगल के बाद ही आपको आपकी मंजिल मिलती है। आज एक ऐसे ही टॉपर हमारे साथ जुड़े हैं, पंजाब से अमृतपाल सिंह जी, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2020 की परीक्षा में 639 रैंक हासिल की है अपने 8th अटेम्प्ट में। वेलकम अमृतपाल जी टू स्टडी आईक्यू। Thank you, madam. Thank you, Devanshi. And I would like to thank Study IQ team for, in fact, inviting me and giving me this opportunity. अमृतपाल जी, जैसे मैं सभी को बता रही थी कि आपकी स्टोरी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेगी, क्योंकि 8वें प्रयास तक आते आते लोग दे गिव अप देयर प्रिपरेशन, दे लुक फॉर ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन। व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड टिल योर 8th अटेम्प्ट? मैम, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक कैंडिडेट की लाइफ में। मेरे मेरे 8वें प्रयास में मैं मोटिवेशन कायम रख सका, उसके पीछे काफी फैक्टर्स थे। एक तो यही फैक्टर था कि शुरू से ही मैंने 2010 में मेरा एक्चुअली मैं बाहर भी गया था ऑस्ट्रेलिया में, 2 साल वहां लगा के आया था। तो मैंने उस टाइम पे यही सोचा था कि यार मैं अगर यहाँ पे 12-14 घंटे काम कर सकता हूँ। आई यूज टू वर्क एट मैकडोनल्ड्स, आई यूज टू वर्क ऑल्सो एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर। तो मैं ये सोचता था कि यार मैं 12 घंटे अगर खड़ा मैं इंडिया जाके 8 घंटे पढ़ के आईएफएस ऑफिसर बन के यहाँ पे आऊंगा। लाइक दैट वाज काइंड ऑफ माय मोटिवेशन। तो मैं फिर वापस आया और मतलब ये एक चीज थी कि आई ऑलवेज मैं इस चीज के पीछे जाता था। मतलब मेरे को ये चीजें रिमाइंड करती थी कि यार तू इस चीज के लिए आया था वापस, सब कुछ छोड़ छाड़ के, है ना। एवरीथिंग वाज सेटल्ड फॉर मी। तो एक तो ये मेजर पुश था। दूसरा ये था कि मतलब शुरू से ही मैं थोड़ा सा ढीठ ढीठ बोलते हैं जिसको, मैं ढीठ था थोड़ा सा। तो मेरे को यही था कि यार छोड़ना नहीं है। वो एक मूवी है मांझी शायद, उसमें बोलते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो एक तो वो थोड़ा सा एक फैक्टर था। थर्ड, मैम प्रैक्टिकल साइड में देखे तो मेरे को फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का और मेरे कुछ कुछ जो फ्रेंड्स मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे उनका एग्जाम निकल भी रहा था और इनका मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट। यूपीएससी का एग्जाम निकालना किसी एक इंडिविजुअल के बस की बात है ही नहीं। एक पूरा सपोर्ट सिस्टम रहता है जिसके कारण ही ये चीजें पॉसिबल होती हैं। फैमिली पूरी सपोर्ट करती हो, पूरी ऑर्गेनाइज हो। कुछ बच्चों का फॉर्चुनेटली जैसे मेरा सोशल कैपिटल बोल सकते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल बोल सकते हैं कि आई वाज रिलेटिवली फ्री या मेरे को फ्री हैंड दिया था। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और एक चीज ये भी थी मैम के मतलब वही बात है कि मतलब करना है तो करना है, जो मर्जी हो जाए। और अपनी मिस्टेक से हाँ मैंने सीखा था। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग्स के एक तो ये चीज होती है कि आदमी प्रयास 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 करता रहता है, लेकिन सिर्फ प्रयास करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अपनी मिस्टेक से ऑब्जेक्टिवली उसको एनालाइज करना, ये मेरे को सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में लग रहा था कि यार यहाँ यहाँ कमी रह रही है, तो स्कोप है इम्प्रूव करने का। अगर तो स्कोप नहीं है इम्प्रूव करने का तो देन व्हाई शुड आई बी वेस्टिंग माय अटेम्प्ट्स, मैं कुछ और कर लूंगा। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ना। और एजुकेटेड यूथ के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज की इंडिया में कमी नहीं है। वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे और भी एग्जाम्स निकले थे। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम भी निकला था 2015 वाला, लेकिन मैंने नहीं ज्वाइन किया। आई वाज डूइंग, मैं अपना पढ़ भी रहा था साथ में। मैंने एमए किया, एमफिल किया और पीएचडी कर रहा था जेएनयू से। तो मेरा एक करियर, बैकअप करियर भी था। तो वो भी एक फैक्टर होता है कि कई बच्चे सिर्फ अटेम्प्ट्स देते हैं तो थोड़ा प्रेशर ज्यादा बन जाता है माइंड में। तो थोड़ा बैकअप करियर होने के कारण भी मैं कर सका। तो मैं बोलूंगा कि ये 4-5 मेजर मेजर चीजें थी जिन्होंने मेरे को केप्ट मी गोइंग। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि अगर आप अटेम्प्ट्स दे रहे हैं तो ये बहुत जरूरी आप ये समझें कि कहाँ गलतियां हो जा रही हैं और उन गलतियों को रेक्टिफाई करें, क्योंकि एग्जामिनेशन तो सब दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। मैं जानना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि 8वें प्रयास तक व्हाट केप्ट यू मोटिवेटिंग, लेकिन मैं स्ट्रैटेजी की अगर बात करूँ, क्या स्ट्रैटेजी आपने अपने लिए बनाई? क्योंकि इनिशियल अटेम्प्ट्स आपके काफी, यू वर फेलिंग इन योर इनिशियल अटेम्प्ट्स, बट यू रियलाइज योर मिस्टेक एंड यू रेक्टिफाइड इट। तो मैं चाहती हूँ ये जो गलती से आपने सीखा है, ये पूरी स्ट्रैटेजी आप हमें बताएं। यस मैम।
मैम काफी गलतियां हुई हैं, तो अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे तो आई वुड लाइक टू टेक सम टाइम, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स या जो बच्चे अभी अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, उनको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। नॉट जस्ट कि मैंने खुद अपनी फेलियर से नहीं सीखा, बाकियों से भी सीखा है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकियों को बताने की। एक तो मैम मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो सबसे बड़ी गलती की कि मैंने 2013 में ही ग्रेजुएशन की और उसी वक्त अटेम्प्ट दे दिया और प्रीलिम्स मेरा निकल गया, तो मुझे था कि वाह प्रीलिम्स निकल गया, अब मैं करता हूँ अच्छे से। मेरी प्रिपरेशन जो थी वो प्रीलिम्स की बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन मेरे मेंस के लिए प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। इवन मैंने ऑप्शनल जो था, ऑप्शनल की कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, मैंने फुल फ्लेज कहीं से कोचिंग नहीं लिया था, तो कहीं कहीं मेरे प्रिपरेशन में गैप्स थे। फिर होता क्या है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम ऐसा है कि एक साइकिल में हम लोग पढ़ जाते हैं, और मैं साथ में प्रिपरेशन, मैं रिसर्च, मैं हायर स्टडीज भी कर रहा था, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था। तो वो एक साइकिल में पड़ गया, 2 अटेम्प्ट तो ऐसे निकल गए। थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में जब पैटर्न चेंज हुआ, सीसेट जो था वो क्वालिफाइंग बन गया, तो आई कुड नॉट लाइक काइंड ऑफ कोप अप विद दैट, तो मेरा 2 अटेम्प्ट उसमें खराब हो गए। मतलब ये 3-4 अटेम्प्ट का तो पता ही नहीं लगा कैसे निकल गए। तो मैं बच्चों को हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि प्रिपरेशन में जल्दी कूदने की बजाय अच्छे से प्रिपरेशन करके फिर अटेम्प्ट को दीजिए, रादर देन गिविंग मोर अटेम्प्ट्स। एक और 2-3 अटेम्प्ट्स में ही निकल जाएगा एग्जाम। अगर मैं इनिशियली आराम से अगर अच्छे से तैयारी करके पूरा, अगर मेरे पास पूरी फुल फ्लेज प्रिपरेशन होती, तो आई डोंट थिंक इतने अटेम्प्ट्स लगते मेरे। एज फार एज मैम प्रीलिम्स इज कंसर्न, आई वुड लाइक टू टेल कि मेरा लास्ट इस अटेम्प्ट से पहले एक बहुत ही बड़ा, मतलब आई फेस्ड अ सेटबैक कि मेरा सीसेट ही लास्ट ईयर नहीं क्वालिफाई हुआ। सेकंड पेपर जो था, फर्स्ट पेपर में तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन सीसेट नहीं क्वालिफाई हुआ। तो मतलब मेरे आठवें अटेम्प्ट में 3 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, और 4 बार मैंने मेंस लिखे थे। तो मतलब के प्रीलिम्स जो है उसको लाइटली ना लें। मेंस इज फाइन, बट प्रीलिम्स अगर नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, आगे नहीं बढ़ सकते। सो मेरा मैसेज यही है कि प्रीलिम्स को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करें, उसमें कहीं पे गैप्स ना हो, लिमिटेड मटेरियल को फॉलो करें। अगर हम मॉडर्न इन हिस्ट्री के लिए एक बुक पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम, तो उसी को इतनी बार अच्छे से पढ़ें कि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। सेम फॉर लक्ष्मीकांत, सेम फॉर अदर बुक्स। 2-3 बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें जितना कम पढ़ोगे उतना बेस्ट रहता है। क्वालिटी वाला टाइम ज्यादा स्पेंड करें, रिवीजन ज्यादा करें, तो ये चीजें हैं। दूसरा, एक मेरी लर्निंग ये थी कि एज आई वाज टेलिंग अर्लियर कि जहाँ पे हेल्प की जरूरत है प्लीज हेल्प लीजिए। हम इतना एनर्जी, इतने टाइम, इतने पैसे इधर उधर करते हैं, तो अगर कोई हमको हेल्प कर रहा है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कोचिंग, इट कैन बी हेल्प इन द फॉर्म ऑफ कोई मेंटर है हमारे पास, तो उसकी हेल्प जरूर लेनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है कि अगर मैं ऑप्शनल के उस टाइम पे, मेरे को ये फील भी होता था कि अगर ऑप्शनल की पहले ही मैं अच्छे से कोचिंग या हेल्प लेके मेरे पास नोट्स होते और मैं फुल फ्लेश्ड उसको तैयार करता, तो पहले ही नंबर आ जाते। 13 वाले अटेम्प्ट में मेरे को मेंस लिखने का मौका मिला था, लेकिन तैयारी नहीं थी मेरी। और एक चीज ये है कि डिस्ट्रैक्ट ना हो। आजकल सोशल मीडिया का पूरा वो चलता रहता है, तो कैंडिडेट्स काइंड ऑफ आर इन द हैबिट के उनको मिसिंग आउट वाला सिंड्रोम रहता है कि मटेरियल कंपाइल करने की आदत हो जाती है। वो वाली चीज जो है बहुत गलत है। हमको इस एग्जाम में कम से कम मटेरियल, क्वालिटी मटेरियल पढ़ना है और उसी को दोबारा दोबारा रिवाइज करना है। टेलीग्राम्स और अदर ग्रुप्स को बहुत वाइजली यूज करना। आजकल टेलीग्राम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और बच्चों की आदत होती है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करने की, और फिर वो मटेरियल डाउनलोड करते रहते हैं, फिर उसको पढ़ भी नहीं सकते, और कंपाइल करने से प्रेशर भी बढ़ता है। सेम गोज फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मटेरियल, बुक्स हो गई या कोई कोचिंग का मटेरियल हो गया। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको एक बार शॉर्ट लिस्ट कर लें, अच्छे से उस पर रिसर्च कीजिए कि ये बेस्ट है कि नहीं, फिर उसी पे ही रिलाई करें, इधर उधर फिर देखने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया लर्निंग्स जो प्रीलिम्स की मैंने थोड़ी स्पेसिफिक बताई। मेंस के लेवल पे अपन लोग देखें तो मेंस में जो मेरी गलती हो रही थी कि मैं पेपर नहीं कंप्लीट कर पा रहा था। मतलब जो बेसिक गलती होती है ना, जो कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में करता है, मैं वो गलतियां दोबारा दोबारा कर रहा था। 4 बार पहले भी मेरे को मौका मिला था मेंस लिखने का, लेकिन मेरे पेपर ही कंप्लीट नहीं होते थे। 2018 के मेंस में मुझे याद है कि मैं सेंटर से बाहर आया एग्जाम दे के, तो मतलब काइंड ऑफ मेरे रोने वाली स्थिति थी, क्योंकि मुझे पता था मैं गेम में ही नहीं हूँ। मेरा 100 के आसपास कम मार्क्स का तो पेपर ही छूट गया था। तो इस एग्जाम में अगर हम लोग एक क्वेश्चन भी छोड़ते हैं 10-15 नंबर का भी, तो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ हमारे रैंक जो है काफी पीछे लेके जाता है। तो एक तो ये गलती कर रहा था। और
दूसरा इनफैक्ट आई हैव मेड सम नोट्स और एक था कि राइटिंग प्रैक्टिस, यही चीज मत से लिंक ये वो चीज है। इस एग्जाम में अपने को क्या करना है कि प्रैक्टिस जो है ना वो की है इस एग्जाम की, तो वेदर इट इज प्रीलिम्स या वेदर इट इज मेंस, अपने को टेस्ट देने हैं काफी ज्यादा। उससे हमारी नॉलेज जो है टेस्ट होती है, हमारा माइंड शार्प होता है और हम एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो प्रीलिम्स के लिए भी हमको मॉक टेस्ट देने चाहिए काफी ज्यादा। उसमें भी मैं कैंडिडेट्स को एडवाइस करूंगा कि आजकल कोचिंग में जो मॉक टेस्ट आते हैं दे आर नॉट ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। उसमें ऐसे ही छेड़छाड़ ज्यादा कर देते हैं और कैंडिडेट्स मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा डाउट करते हैं अपने ऑप्शंस में व्हेन दे गो इनटू प्रीलिम्स। तो यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं। सेम गोज फॉर द मेंस एग्जाम। काफी ज्यादा मॉक टेस्ट दें। मैंने इस अटेम्प्ट से पहले मॉक टेस्ट इतने ज्यादा मेंस के नहीं दिए थे, लेकिन मुझे इस अटेम्प्ट में पता लग गया था कि यार अगर एग्जाम निकालना है तो अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे मेरे पढ़ने वाला कुछ छूट जाए। और इस बार आई एम सो प्राउड के इस बार मैंने 80-90 दिन मिले थे, तो मैंने कम से कम मुझे लग रहा है 35-40 पेपर 3-3 घंटे के लिखे होंगे। कुछ कुछ दिन ऐसे थे जब मैं 2-2 मॉक टेस्ट भी लिखता था, और शायद एक दिन मैंने 3 भी लिखे थे, 9 घंटे लिखा था मैंने। और मुझे पता था उस दिन के यार इंडिया में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने 3-3 टेस्ट लिखे होंगे आज। तो आई थिंक ये वाली ब्रॉड ब्रॉड मेरी मिस्टेक्स थी। आई कैन एलैबोरेट मोर इफ यू वांट। डेफिनेटली सर, आप इलाबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीजें आप बता रहे हैं, आपने भी बोला कि आप दूसरों की गलतियों से भी आपने अपने प्रिपरेशन में सीखा है, और मुझे लगता है आपकी गलतियां जो भी आपने अटेम्प्ट्स में की हैं उससे दर्शक भी सीख रहे हैं। मैम एक तो वही जो मैंने पहले भी बोला, एक तो एग्जाम की नेचर को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये एग्जाम जो है उसकी डिमांड क्या है। एग्जाम इज, मुझे तो मेरे टाइम से मुझे लगा कि एग्जाम काफी टफ है। टफ ये नहीं है कि बहुत ज्यादा वो है डिफिकल्ट एग्जाम है, लेकिन उसका सिलेबस इतना वाइड है, इतनी अनसर्टेनिटी रहती है हमारे। तो वो उसका नेचर कैंडिडेट्स अच्छे से समझे। और जैसे सिलेबस हमारा मेंस का रहता है, तो उसको अच्छे से सारे सिलेबस को अपने को कवर करना है। हमारा चैलेंज ये रहता है। और फिर क्या करना है कि जो एग्जाम से पहले हमारे पास कुछ ना कुछ नोट्स होने चाहिए, ताकि इफ द क्वेश्चन इज रिपीटेड देयर डायरेक्टली तो हम कुछ कुछ पॉइंट्स वहां पे लिख पाए। मैं देखता था कि जब मैं पिछले मेंस में जाता था तो मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं होते थे किसी भी सिलेबस के किसी टॉपिक के, क्योंकि मैंने कोई फॉर्मल कोचिंग ली नहीं थी, तो खुद ही कर रहा था, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस अटेम्प्ट में मैंने क्या किया कि मेरा पिछली बार जो सी सेट नहीं हुआ था, तो प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो मैंने उसको काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यूज किया। मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो मैंने जो जो मेरे जीएस के पेपर्स थे जिसपे मेरे पास कोई नोट्स नहीं होते थे, तो मैंने एक एक 2-2 पेज के अपनी लैंग्वेज में नोट्स शॉर्ट बना लिए, कोई बेस मटेरियल यूज करके। वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट। तो हुआ क्या कि जब मेंस एग्जाम था तो उससे 1-2 दिन पहले क्विकली हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं, और मैंने भी किया। और आई थिंक कैंडिडेट्स में ज्यादा फर्क नहीं होता है, हर एक क्वेश्चन में हार्डली 0.5 मार्क्स का या मैक्सिमम 1 मार्क का फर्क रहता है अच्छे कैंडिडेट में और अनप्रिपेयर्ड कैंडिडेट में। तो जब हमारे पास नोट्स रहते हैं अच्छे, तो हम अच्छे से थोड़ा क्वालिटी वाला या अबव एवरेज आंसर लिख पाते हैं, एंड वी आर एबल टू गेट गुड मार्क्स। और ये सारे सिलेबस के लिए करना होता है, नॉट जस्ट वन टॉपिक। अगर हम कुछ कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं किसी भी कोई भी जीएस के या ऑप्शनल के पेपर के, तो थोड़ा सा हमारा फिर चांस सिलेक्शन का थोड़ा वो हो जाता है। अमृतपाल जी, यस जैसे आप मैडम। बता रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स बनाना, अपने वर्ड्स में नोट्स रेडी रखना एग्जामिनेशन के पहले, ताकि रिवीजन में हेल्प हो। मैं इसी पार्ट में आना चाहती हूँ। जब प्रीलिम्स के बाद अगर आपका मेंस कंप्लीट हो जाता है, तो वो मेंस से पहले का टाइम और प्रीलिम्स के बाद का टाइम एक बहुत ही कॉन्स्ट्रेन भरा टाइम होता है। आपको सारी चीजें रिवाइज भी करनी है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ने रहते हैं मेंस के लिए। इस समय को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे रिवीजन करना है? राइट मैम। मैम पहली बात तो यही है कि कैंडिडेट्स को अच्छे से प्रीलिम्स एग्जाम देना चाहिए। होता क्या है कि कई बार क्या होता है, हमारे प्रीलिम्स में मार्क्स ऐसे डाइसी आ रहे होते हैं कि वी आर नॉट हैविंग द कॉन्फिडेंस। हमको यही नहीं पता होता कि हमारा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। जब तक ये शंका माइंड में रहती है तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते मेंस के लिए। और काफी दिन बाद में रिजल्ट आता है। इस बार खैर जल्दी आ गया था, थैंक्स टू यूपीएससी। तो लेकिन काफी देर बाद में रिजल्ट आता, 20-25 दिन वो बहुत क्रूशियल होते हैं। तो एक तो ये है कि अच्छे से प्रीलिम्स की 3-4 महीने
सब छोड़ के मैं देखता हूँ बच्चे मेंस करते रहते हैं प्रीलिम्स के टाइम पे भी, तो अच्छे से तैयारी करें ताकि प्रीलिम्स में अच्छे नंबर आए तो कॉन्फिडेंस होता है। एक तो ये होगी बात। दूसरी बात, प्रिपरेशन के लेवल पे मुझे लगता है कि मेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। तो आपको जो भी रिसोर्स है, आपका टाइम, इमोशंस, एनर्जी, सब चीजों को अच्छे से मैनेज करना है। तो इसमें एक चीज तो ये होती है कि आपको अपनी रूटीन जो है उसको बहुत ही फिक्स रखना है। जो भी टाइम पे बच्चे पढ़ते हैं, सुबह उठना है, किसी ने 5-6 बजे, या किसी कोई बंदा रात को पढ़ता है, तो वो उसको फिक्स करके रखें। उससे क्या होता है, काइंड ऑफ इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। वही वही रूटीन जो होती है हमको फिक्स रखनी होती है। सेकेंड थिंग इज दैट के जो अपना सिलेबस है उसको सबको प्रायोरिटाइज कर लें कि मेरे को ये पहले पहले खत्म करना है, और दिन का अपना शेड्यूल रखें। तो यू शुड हैव मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स और डेली टारगेट्स, स्पेशली फॉर मेंस। मेंस में टाइम बहुत ही कम रहता है, सारी चीजों को डिवाइड करना होता है। एज यू सेड ऑल्सो के राइटिंग भी करनी होती है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना होता है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब इन चीजों को हम जुडिशली अच्छे से डिवाइड कर पाए। और अ, ऐसे डिवाइड करना है कि जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर इंस्टेंस ऑप्शनल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अच्छे नंबर लाने बहुत ही क्रूशियल होते हैं, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम हम दे सकते हैं। फिर जो हम जीएस पढ़ते हैं तो उसका एक पेपर लेके, जैसे हम लोग हफ्ते में या 10 दिन में उसको खत्म करना है, फिर उसका मॉक टेस्ट देना है, फिर सेकंड पेपर में मूव करना है, उसका मॉक टेस्ट देना है, ऐसे ऐसे करके हमको एक बार ऐसे खत्म करना है। एंड देन थर्ड चीज ये है कि साथ साथ में हम हमारी करंट अफेयर्स की डेली रहना चाहिए। कुछ कुछ बच्चे डेली करते हैं करंट अफेयर्स, साथ साथ में कुछ कुछ बच्चे पूरे फुल फुल डेज लगा के भी खत्म कर सकते हैं। तो ये चीजें रही थी मैम, मेन मेन। मेंस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, और ये हर इंडिविजुअल एस्पिरेंट की जो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है वो बदल सकती है। और अमृत जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया, आप भी वो ये अडॉप्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? प्रीवियस ईयर टॉपर्स की वीडियो जरूर देखी थी। आई स्टिल रिमेम्बर तुषार गुप्ता सर, ही गॉट इनटू आईपीएस, तो उनकी मैंने वीडियोस देखी थी। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजें की मैंने हेल्प लिया है। एंड कई कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं होती, तो यूट्यूब पे देख लेते हैं। और स्टडी आईक्यू ऑफ कोर्स इज अ वेरी गुड चैनल, तो मेरी हेल्प जरूर हुई है। दो मैंने डेडिकेटली फॉलो नहीं किया है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू स्टडी आईक्यू चैनल। Amritpal ji, it was lovely meeting to you, knowing about your experience. Coming towards the end of the interview session, आप कुछ final words tips देना चाहते हैं सभी aspirants को, especially उन aspirants को जो लगातार इस यूपीएससी की साइकिल में जाते कर थक चुके हैं और शायद वो अपने ड्रीम्स पर गिव अप करने का भी सोच रहे हैं। मैम, माय मैसेज टू दीज एस्पिरेंट्स इज वेरी सिंपल, कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, पूरे शिद्दत से पूरी मेहनत करके एग्जाम दें। एग्जाम निकलता है। मैंने इतने अटेम्प्ट्स में, इतने प्रेशर में, जस्ट इमेजिन मैंने मेरे ऊपर कितना प्रेशर होगा, कितनी टेंशन होगी, ऑल दोस थिंग्स। तो अगर मैं इन अटेम्प्ट्स में निकाल सकता हूँ तो यू ऑल्सो कैन डू दैट। बस करना ये है कि पूरे एग्जाम की हर एक सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में लोग बोलते हैं कि एनर्जी कम हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन मैंने ये फील किया कि मेरी हर अटेम्प्ट में एनर्जी और बढ़ी है। तो मेरा मैसेज ये है कि हर एक अटेम्प्ट में अपनी गलतियों से सीखिए। गलतियां ही इस एग्जाम को हमको सक्सेस दिलाने में सबसे बेस्ट रोल प्ले करेंगी। उनसे सीखिए, उनको इम्प्रूव कीजिए, और अपना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन सुप्रीम लेवल पे रखिए। नो मैटर व्हाट हैपन्स, एग्जाम यार नहीं भी निकलेगा तो क्या हो जाएगा। एजुकेटेड यूथ के लिए देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, आप कुछ और कर लोगे। लेकिन जब तक आप एग्जाम के साइकिल में हैं, जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं, अपने आप पे बिल्कुल डाउट मत कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए पूरा। आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, दे आर देयर फॉर यू। तो अच्छे से, मतलब बस बेस्ट देना है। मैंने इतने अटेम्प्ट इसीलिए दिए थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूँ, कहीं ना कुछ कमी रह रही थी। तो ये वाला अटेम्प्ट मेरा बेस्ट था। तो बस आप लगे रहिए, छोड़ना नहीं है, कंसिस्टेंट रहिए और इम्प्रूव करते रहिए। प्लेटो नहीं आना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, और एग्जाम निकल जाता है। देयर इज नो डिफरेंस बट इन यू एंड मी। फर्क इतना है कि बस मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और मैं आज यहाँ पे हूँ। और यू विल ऑल्सो क्लियर दिस एग्जाम, और कल को मैं आपकी वीडियो भी देखूंगा। थैंक यू।
बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ हम इस सेशन को एंड करें कि जैसे अमृतपाल जी ने कभी हार नहीं मानी और आप आज उनके वीडियो देख रहे हैं, कल शायद आप उनकी जगह हो और वो आपकी वीडियो देखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। हमें बहुत खुशी है कि आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े और अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो सभी के साथ शेयर किया। द इंटायर टीम विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।